हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स की सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताबें, जिसमें हमने सारी किताबें पढ़ रही हैं और अब हमारी चल रही है क्लास। इन सारी बुक्स की लास्ट बुक 16 बुक हमने पढ़ ली हैं, 17वीं बुक चल रही है जो कि है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। उसका हमने 2 चैप्टर पहले पढ़े और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने चारों तरफ देखा, आप किसी एक दिन में मुद्रा के जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन के लिए आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदने और बेचे जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देनों के मुद्रा के बदले सेवाओं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में तो हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपको कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है उसका वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदता चाहता है। जूता बेचने वाला अपने जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं में विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचता चाहता, बल्कि साथ ही वे जूते की भी खरीदना चाहता। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे के चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति को वस्तु बेचने की इच्छा रखना और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखना, और वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माताओं के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो किसान को ढूंढे जो न केवल उनके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उनको गेहूं भी बेचे। इसे केवल अपने जूतों के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसे जूते तो मुद्रा के में बदल दिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया के माध्यम मध्यस्थता का काम करते हैं, उसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। फिर है, आओ इन पर विचार करें। में 2 पॉइंट दिए गए हैं और आप इन पर विचार कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है मुद्रा में आधुनिक रूप। हमने देखा कि मुद्रा जैसी चीजें लेन देन के विनिमय के माध्यम बन सकती हैं। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्राचीन काल में भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। फिर आई करेंसी। करेंसी में देखें तो वह मुद्रा के आधुनिक रूप को करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उनके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का यह प्रकार इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय या माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है?
इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार को इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे के अदायगी के लिए माना नहीं जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। फिर है बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाल जा सकता है, इसलिए इस जमा की मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा उसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है। आपको नकद की ब्याज चेक में भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक के भुगतान के लिए भुगतान करता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए ये जानने की कोशिश करें कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है और तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये है चेक के द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और उसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को एक रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी से पूरा हो जाता है। यह है चेक का एक चित्र जिसमें यहाँ किसको पे करना है उसका नाम लिखा है, यहाँ रुपए शब्दों में, यहाँ रुपए अंकों में और यहाँ देने वाले के साइन और यहाँ बैंक की डिटेल, खाता संख्या वगैरह दी गई है। ये बैंक शाखा का संख्या यहाँ दी गई। ये है चेक के नंबर जो यहाँ लिखे हुए होते हैं इस तरीके से, और ये होते हैं बैंक द्वारा प्रदत्त कोड जो सिर्फ बैंक के ही काम में आते हैं। और यहाँ लिखी जाती है दिनांक। और इस चीज का मतलब होता है 2 लाइनें खींच के कि सिर्फ अकाउंट में पेश किए जाए, किसी को नकद भुगतान न किया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था से इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इस जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। फिर है ये एक वापस से वो आओ इन पर विचार करें, तो इन पे आप विचार हो सकता है तो जरूर करें। फिर है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन खातों में स्वीकार करता है उसका क्या करते हैं?
यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में पैसा जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इससे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक राशि जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता इन एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदाताओं के लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ताएं एक ही समय को अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा। ये है जमाकर्ता, लोग जमा करते हैं, यह है बीच में बैंक, और यह है कर्जदाता, कर्जदार जो कि वो लोग जो ऋण लेते हैं, ये लोग जमा करते हैं, ये ऋण लेते हैं। बीच में है बैंक, ये है लोग धन निकालने के लिए धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, और ये है लोग ब्याज लौटाते हैं और उसके बदले भी ब्याज भी लौटाते हैं। तो बैंक की बढ़ती आय कैसे होती है कि ये यहाँ से ज्यादा पैसा लेते हैं और इनको वापस कम लौटाते हैं, तो उसके बीच में जो भी होता है वो बैंक के पास बच जाता है। फिर है साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा पर्याय एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। हम इन निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। ये है पहला, जिसमें है मौसम, त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर में एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर प्राप्त करने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए गए धन की अदायगी भी कर देता है। तो ये थी पहली कहानी, जिसमें सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन में कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। फिर है स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर अपनी फसल तैयार करने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कती हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर वो यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है।
अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती हैं। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपने कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती हैं। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो इसमें देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीनों का अंतराल होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधारी की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। आओ इन पर विचार करें। तो इन पे आप चाहे तो विचार कर सकते हैं। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋतु ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। इस स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरे और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। फिर है ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। इसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की गई मांग कर सकता है। समर्थन ऋणधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसा कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु। बैंकों में पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार का उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थन ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थन ऋणधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ये है आवास ऋण। मेघा के घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज का ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर से के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेगा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाता है। मेगा के आवास ऋण में निम्नलिखित वितरणों की आपूर्ति करें तो आप इनमें वो चीजें कर सकते हैं। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्ज की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। तो आप निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा और सोच विचार कर सकते हैं। इसके बाद है विविध प्रकार के साख प्रबंधन, एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधनों के बारे में उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उनके अपने गांव में कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया और आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने देखा कि
15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन में के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होते होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, के एक छोटे किसान श्यामलाल से मिलते हैं। फिर श्यामलाल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले एक तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देने पड़ती थी। 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों से श्यामलाल गांव में एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें जरूर मुहैया कराता है, जिसे फसलें तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेते हैं कि वह अपनी फसल भी उसे ही बेचेंगे। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी के समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर उसे भारी मुनाफे में बेचना मुनाफा कमाते हैं। व्यापारियों को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से हैं जिसे खेत के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण का वार्षिक ब्याज 8.5% है और उसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहेगा। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उनसे ऋण ले चुके हैं। फिर है रमा। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल के कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता। उसे अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर वो परिवार के किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्य वर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। इसके बाद है सहकारी समितियों से ऋण। अब सहकारी समितियां क्या होती है? बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से ऋण, सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों के सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीकी एक गांव में काम करती हैं। उसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती हैं। उस जमा पूंजी को ऋण धार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक के से बड़ा ऋण प्राप्त किया। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यवहार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है।
तो इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट जिसका नाम है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। सबसे पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता से साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि होते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? ये है आरेख नंबर 1, जो कि वर्ष 2012 में भारत के 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, जो कि है सबसे पहले देखें तो ये है सहकारी स्रोत है, वो है 1%। बाद में सहकारी समितियां और बैंक है, उनसे आता है ये 25%। फिर है व्यावसायिक बैंक से भी आता है 25%, और फिर है अन्य औपचारिक स्रोत जो भी है 5%। फिर आता है जमींदार से 1%, साहूकार से 33%, और रिश्तेदार या मित्र से 8%, या अन्य अनौपचारिक स्रोतों से 2%। तो ये हो गए, यहां तक तो हो गए औपचारिक स्रोत सारे, ये हो गए अनौपचारिक स्रोत। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाले कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाताओं को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसे कि हम ने सोनपुर के श्यामलाल के मामले में देखा। उस मामले में ऋण की ऊंची ब्याज दर के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसे कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल के फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण को अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे कहा जाता है? आलेख 2 में शहर क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की कर्जों की 75% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इनकी तुलना आप शहरी इलाकों से अमीर परिवारों से कीजिए। आप देख सकते हैं कि इनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से हैं, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार और औपचारिक ऋणदाताओं से
सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इन सब से पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतों अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए गए उधार पर आमतौर पर ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी तरफ भी जरूरत है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार की औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। फिर है इन निम्नलिखित बिंदुओं पर पीछे दिए गए पैराग्राफ में दी गई जानकारी के आधार पर सोच विचार आप कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या चित्र है? ये है एक रजाई की सिलाई करते हुए एक मजदूर का। क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो वो है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक कर्ज देना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार के विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता का एक प्रमुख कारण है कि जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इन कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाने बिना भी नए कर्ज के लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति परिवार बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से भी कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज देता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक के ऋण देने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और उसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए, सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं।
समूह दिए जाने वाले ऋण अपना लक्ष्य उनकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूहों की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर लेती हैं। यद्यपि इसके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार की कमी की इस समस्या से उभारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इसमें से न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सार्वजनिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा आदि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। ये है गुजरात में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की बैठक। फिर है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण व जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने पर हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। इनसे ऋण लेने वाले ज्यादातर महिलाएं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से था। उन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यह कहा था प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने, ग्रामीण बैंक के संस्थापक और 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। इसके बाद हम इस पूरे अध्याय का सारांश देखें तो वो है इस पैराग्राफ में जो इस प्रकार है कि इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंक प्रणाली को इससे संबंधित संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर भी कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर भी निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों को सहकारी समितियां इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।